हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल और राइट कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों, आज आप लोग को मैं एक बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। देखो, टॉपिक कोई भी हो, सबके सब टॉपिक मजेदार होता है जब तक आपके अंदर लगन ना हो पढ़ने की। और आज आपको लगन लगा के पढ़ना होगा। और ये टॉपिक इतना मजेदार है कि लगन तो लगी ही जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है जनन। वैसे जनन सभी का फेवरेट टॉपिक होता है, तुम में से कितनों का होगा भी। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस जनन को और तुम्हारे ज्ञान को और बढ़ाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टॉपिक क्या होता है जनन का। जनन क्या है, सबसे पहले हम जनन के बारे में समझने से पहले, जनन को जानेंगे कि इसकी पूरी परिभाषा को समझेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं जनन होता क्या है। ठीक है ना। देखो, हेडलाइन में बना हुआ है जनन का। जनन क्या होता है, वैसी प्रक्रिया। देखो, एक एक पॉइंट को माइंड में एडजस्ट करना, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और मजेदार से समझो। देखो, जनन क्या होता है। जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे हूबहू, मतलब जीव वाटा हुआ जीव, यार कौन जीव, अरे हम तुम जैसे जीव, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, ये सब प्रकार के जीव, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह जीव कहलाएंगे। बात याद रखना, लिविंग मतलब सजीव आदमी जो भी है वो जीव कहलाएंगे। तो वो अपने जैसे हूबहू अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब बउआ, गाय के पेट से घोड़ा का बच्चा थोड़ी जन्म लेगा, इंसान के पेट से गधा का बच्चा थोड़ी जन्म लेगा। मानते हैं तुम गधा है, मानते हैं, हम मानते हैं, पर तुम गधा है लेकिन फिर भी गधा वाला गधा नहीं ना है, तुम बत्तू वाला गधा है। देखो, ये क्या बोल रहा है, जनन तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। नाक, मुंह, आँख, कान, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, ये सब अपने जैसे हो वैसे जीव उत्पन्न करते हैं, है ना। तो चलो, अब जनन तो समझ गए भैया, जनन क्या है। जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। और अच्छा, क्यों उत्पन्न करते हैं रे? अरे बउआ, ताकि वंश को बढ़ा सके। अगर नहीं बढ़ाएगा, तुम्हें बताओ, अभी ये पीढ़ी जो है, अभी तुम्हारा हम लोग का जो पीढ़ी है, मानो मेरा है, तुम्हारा भी, ये सब पीढ़ी अगर यहीं पे स्टॉप हो जाए, इसके आगे नया जनसंख्या नहीं बढ़े, तो उम्र कितनी होगी? 80 साल 90 साल तक ये धरती चलेगा। उसके बाद क्या होगा? जय हिंद, जय भारत, खत्म टॉपिक। अरे आबादी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हर जीव अपने से जैसे संतान को उत्पन्न करते ताकि वो इसकी काम को आगे बढ़ाए। यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है, चलते रहता है। तो यही जन्म है। सोचो, परदादा से दादा, पापा से हम, अब हमसे एक नया संतान उत्पन्न होगा ना, उससे फिर नया संतान उत्पन्न होगा। यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना। देखो, तो इसी को बोल दिए जनन, बोल दिए हम। अच्छा, अपनी भाषा में बढ़िया से बोल दिए जनन। क्लियर, कोई दिक्कत अटा नहीं। अब जनन के प्रकार कितने होते हैं बाबू? जनन के बेसिक रूप से और मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। सर, ये लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है? बाबू, पहले अलैंगिक कर लेते हैं, ठीक है ना। अलैंगिक क्या होता है? अलैंगिक वैसी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता एक होते हैं। यार, ये कौन सा प्रक्रिया है? अरे बउआ, यही तो ट्विस्ट है। दो प्रकार का जनन होता है। एक प्रक्रिया में माता पिता एक में पाए जाते हैं। माता पिता शरीर एक ही होता है, उनके लिए अलग अलग शरीर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जन्म देने के लिए माता पिता एक ही में होते हैं, लेकिन कुछ में अलग अलग होते हैं। तो ये अलैंगिक जनन का जो प्रकार है, अब देखो, अलैंगिक जनन हो गया। क्यों, कैसे हुआ? सर, अलैंगिक जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता एक में पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखो, अलैंगिक जनन के यहाँ पर कुछ प्रकार दिए हैं। बेसिक रूप से 4 प्रकार आपको बताए हैं। अलैंगिक जनन में 4 प्रकार कौन कौन होता है? एक होता है विभाजन। अब विभाजन भी 2 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन विभाजन? एक होता है द्विविभाजन, एक होता है बहुविभाजन। सर, द्विविभाजन क्या है? देखो, द्विविभाजन वैसी प्रक्रिया है, ठीक है ना। द्विविभाजन में क्या होता है, जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, लेकिन वह खुद बट के अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा को लेते हैं। मान लो ये अमीबा है। अमीबा कर क्या रहा है? देखो, ये अब जैसा है ये है ना, ये करेगा हूबहू अपने से संतान को उत्पन्न करेगा, लेकिन खुद बट जाएगा, दो भाग में बटेगा। जैसे मान लो एक अमीबा ये है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर पहले केंद्र, मतलब कि केंद्र विभाजित होगा। तो केंद्र विभाजित हो रहा है। देखो, मस्ती से देखो, सीखो,
हो सकता है ये टॉपिक लंबा होगा, लेकिन कुर्सी की पेटी बांध के पूरा देखना, आज समझ के जाना जनन होता क्या है। देखो, देख रहा है, पहले एक था, केंद्रक दूगो बन गया, अब उसके बाद केंद्रक बट गया, अब जीवद्रव बट रहा है, और लास्ट में अब लोग सर आप ऐसे काहे बनाए? बाबू तुम लोगों को तो पता ही है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, पता है ना। तो ये वही ना हुआ, देखो एक से ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और ये देखो दूगो बन गया। एग्जाम्पल, एक दो भाग में बट गया। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने अपने संतान उत्पन्न करते हैं, खुद को दो भाग में बांट कर किया ना, ये कहलाया द्विविभाजन। इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है, ठीक है। केंद्रक मतलब बीच में जो केंद्र में पाया गया ना, वैसे वो केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक विभाजित हो गया और दूगो बन गया। अब लेकिन एक ठो होता है दूसरा वाला, जिसको बोलते हैं बहुविभाजन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक ऐसे विभाजित नहीं होता है, अपने अंदर में विभाजित हो जाता है, धोध फुला लेता है अपना एक के बार में ही अमीबा, फुलाते गया फुलाते गया फुलाते गया, और एक के बाद ई ऐसे करके फटता है और सारा केंद्रक बाहर आ जाता है। मतलब केंद्रक के साथ पूरा का पूरा बॉडी का पार्ट तैयार हो जाता है, ठीक है ना। देखो इसको हम बता दिए यहाँ पर, इसी में एक ऐसे बना लो, मान लो ये अमीबा है, इसका केंद्र किया है, ये जब विभाजित होगा, विकसित होगा, विकास करेगा, तो इसका दिशा फिर तुम देख लिया केंद्र विभाजित हुआ है ना, वेरी गुड। अब इसी के अंदर और केंद्र विभाजित होगा, लेकिन ये केंद्र बाहर नहीं निकलेगा। सर क्यों नहीं निकलेगा? इसका जो आवरण है ना, जिसे परत है, वो कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। मजबूत हो गया, इसी में ढेर सारा बन गया, और एक बार हम बढ़िया मौसम आएगा, इसके हिसाब का मौसम, ये क्या होगा, पूर्ण रूपेण से फट गया, फट के आ गया बाहर, और लो एक से इतना कोशिका बन गया, ठीक है ना। तो मदर सेल हो गई गैब, डॉटर सेल हो गया जिंदा, है ना। अब बोलोगे सर यहाँ पर डॉटर सेल क्यों बोले, सन सेल क्यों नहीं बोले, मदर सेल क्यों बोलते हैं, फादर सेल क्यों नहीं बोले? अरे बउआ एक बात बताओ तो, लड़का या बाप कहियो बच्चा को जन्म दे सकता है? जन्म देने की क्षमता किसके में होती है? माँ में न होती है। जन्म से प्रति माँ दे सकती है, इसलिए मदर सेल कहा जाता है। तो सर डॉटर सेल, अरे डॉटर सेल मतलब वो बेटी भी बड़ी हो कि माँ बनेगी ना, थोड़ी है कि बेटा बड़ा होकर माँ बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर तब तुम सोचो, लेके घूमता, है ना। चलिए हो गया, समझ में आ ही गया कि द्विविभाजन बहुविभाजन क्या हो गया। तुमको विद्वि विभाजन बहुविभाजन दोनों को दोनों समझा दिए आसान भाषा में बउआ। अब आता है एक मुकुलन। याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन पर, जनन का अलैंगिक पॉइंट पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग जान लिए विभाजन दो प्रकार के होते हैं, द्विविभाजन और बहुविभाजन। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, मुकुलन क्या होता है। मुकुलन, मुंह का कुलन मत समझियो बउआ, मुंह का ऊ करके कुलन है। हाँ तुम अकुलन समझ रहा है कि उकुलाना, निकलना, दिमाग तुम सही लगाया, पर कहीं और निकालो, मुंह को मत निकाल लो ऊ करके, ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो अब मुकुलन को समझाने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बात है मुकुलन क्या होता है। बाबू मुकुलन वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव के शरीर में एक नया उभार आ जाता है, ठीक है ना, और वो उभार कट के अलग होता है, उससे फिर नया जीव उत्पन्न हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। अब देखो हम मुकुलन को कैसे समझाते हैं बढ़िया से। मुकुलन को समझाने के लिए हमको सबसे पहले एक हाइड्रा का डायग्राम बनाना पड़ेगा। गमला लग रहा है ना, रुक जाओ रे। चलो अब देखो ये हाइड्रा हो गया। मुकुलन दो जीव में होता है, एक होता है एक कोशिका में, एक होता है बहुकोशिका में। तो अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ बहुकोशिका। हाइड्रा एक प्रकार का बहुकोशिका जीव है। इसमें मुकुलन किस प्रकार का होता है उसको देखो। देखो ये मान लो हाइड्रा है, तो इसके शरीर पर थोड़ा सा कभी कभी एक बार उभार आ जाता है, ठीक है, उभार आ गया इनके शरीर पर। भैया मेरे उभार को बचाना, भैया मेरे उभार को बचाना, वही उभार आ गया। अब उभार क्या होता है, थोड़ा विकास करने, विकसित करने लगता है। विकास किया तो इसके भी कपार पे एहने एहने आ जाता है, आ गया एहने एहने। अब कुछ दिन बाद ये विकास बड़ा हो जाता है, तो ये कट के यहाँ से अलग हो जाता है। बड़ा दुख भरी कहानी है, लेकिन इसके लिए खुशी की कहानी है बउआ। ये कट के अलग हो गया, और जैसे ही कट के अलग हुआ ना, ये ऐसा ही जैसा रूप तुम देख रहा है, ये वाला ये ऐसा ही रूप ले लेता है।
इसको काट के यहाँ पर हम बना देते हैं। बढ़िया से तुम रिसर्च के ड्राइंग बनाना भी हम फास्ट में समझा देते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, तो समझा देते हैं नुनू सब। अब देख लो ये कट के अलग हो गया, अब फिर इसी के शरीर पर उभार आएगा, ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगा। तो ये हुआ मुकुलन की प्रक्रिया, जिसमें जीव के शरीर पर उभार आता है, लंबा लंबा बांस कट के अलग हो जाता है और उस पर एक नया जीव तैयार हो जाता है। ये था बहुकोशिकीय। मुकुलन भी दो प्रकार के में होता है, एक होता है एक कोशिकीय जीव में, एक होता है बहुकोशिकीय जीव में। तो बहुकोशिकीय जीव बाबू हो गया हाइड्रा। अब एक कोशिकीय जीव क्या है, तो एक कोशिकीय जीव बाबू, अब यीस्ट को मान लो, यीस्ट को, ये हो गया हाइड्रा, हाइड्रा, वेरी गुड। अब मानते हैं यीस्ट, ये नहीं है बुआ, इसको काट दो, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा विभाजन वाला बात था। अब हम बात करते हैं यीस्ट में। यीस्ट में कैसे कैसे होता है उसको देखो। एक मान लो एक जीव यीस्ट का होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे मुकुलन होता है, इनके शरीर पर छोटे छोटे उभार आते हैं, आहा दाएं गे दाएं, प्यारे प्यारे उभार आते हैं। और जब प्यारे प्यारे उभार आते हैं तो ये उभार विकसित हो जाता है, और विकसित हो के नुनू बाबू ये कट के अलग हो जाता है। मान लो यहाँ से कट के अलग हो गया, और फिर ये अपना वही प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा है। नहीं कहता है आज जेल होगा और परसों बेल होगा और फिर वही खेल होगा, तो वही वाला बात है, कट के अलग होता है तो फिर से वही खेल भी स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो ये हुआ। तो इस प्रक्रिया यीस्ट में जो होता है मुकुलन की प्रक्रिया, वो एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से जैसे इसमें हो रहा है, शरीर में एक अलग अंग तैयार हुआ, फिर वो विकास किया, कट के अलग हो गया, फिर वो अपना नया प्रजाति स्टार्ट किया, ऐसे करते करते हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में तुमको एक और फंडा बताते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से देखना, समझ के देखना। ये हाइड्रा वाला जीव का तुमको समझा दिए, और ये क्या बोलते हैं इसको, यीस्ट वाला समझा दिए। अब तुमको हम आगे भी समझाएंगे, उसको मजेदार से समझना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो हो गया। अब एक तीसरा नंबर पे अपखंडन या पुनर्जनन। अपखंडन क्या होता है पुनर्जनन के लिए, देखो अपखंडन का मतलब आ रहा है अपखंडन, अप मतलब कि पूरा काट देने वाला बात, काट देने वाला बात। कैसे होता है, मान लो कोई जीव है, एक प्लेनेरिया नाम के जीव को ले लेते हैं, प्लेनेरिया नाम के बच्चा को ले लेते हैं, आहा, ठीक है ना, प्लेनेरिया नाम के बच्चा को ले लेते हैं। मान लो ये प्लेनेरिया नाम का जीव है ना, माना क्या, अरे है ये है, मान ली। अब तुम क्या करो, इसमें ए बी सी तीन गो पार्ट बना दिया। अब तुम तीन गो पार्ट बनाया ना, तुम क्या किया, यहाँ पर काट दिया, मतलब इसको तीन भाग में बांट दिया। ए का शेप देखो बुआ कैसा है, ए का शेप ऐसा है। अब बी का शेप बुआ यहाँ पर देखो तो दिख रहा है, बी का शेप है ना, बी का शेप। और सी का शेप कैसा है, आहा, बेमतलब से इसको तू मार दिया रे, मार दिया रे। गलत बात है, बेमतलब का जीव को मत मारो, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट विथ ओवराइजर। तो उसी को हिसाब से देखो यहाँ पर करता क्या है जीव को। अब ये जीव तीन भाग में बांट, देखो ये क्या करेगा, पुनः अपने शरीर को वैसे ही प्राप्त कर लेगा जैसे ही था। देखो मान लो इसका ऐसा शरीर था, इसका कैसा था रे, ऐसा था, इसका भी वही फंडा, देख रहे हैं, देख रिया है ना। ये आप एक तीन को बटा, अब तीनों अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लिया। इसी को प्रक्रिया को बोलते हैं अपखंडन पुनर्जनन। इसका एक जीता जागता इत था सूक्ष्म जीवों में। अब सर बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में आप वो स्टारफिश भी काट के अपने शरीर को अलग कर लेता है, फिर वापस कटा हुआ भाग में जितना भाग कटा है वही भाग फिर से प्राप्त कर लेता है। छिपकली का पूंछ को बहुत पैसा निकालने के लिए काटा होगा तुम लोग, कि काटेंगे तो पैसा मिलेगा। काटा है ना, झूठ मत बोला, काटा है ना, काटा है। तो तुम लोग सोचता था कि छिपकली पूंछ काटेंगे पैसा मिलेगा, बेचारा को दर्द दे देता था। पर
छिपकली में यही तो खाते थे बउआ, उसका जीव कोई भी जब देखो कोई भी किसी को मुंह से नहीं पकड़ता है, तो बहुत सारे जीव उसको पुच्छी पकड़ता है, तो छिपकली में खाते थे जैसे पुच्छी पकड़ता है उसके पुच्छी को तोड़ देता है और भाग गया, तो इसका जान भी बच जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में भी होगी है तुम्हारे समझने के लिए, उसका देखो एक एबिलिटी है, उसके अंदर क्षमता है, और तुम उसका पूंछ पकड़ता था पैसा काटने के लिए, पूंछ पकड़ेंगे टूट जाएगा ना तो पैसा मिलेगा, और डिबिया बार के खोजता होगा पैसा, लेकिन पैसा मिलता था नहीं है, ठीक ना। चलो ये हो गया तुमको, लेकिन यही प्रक्रिया वो भी प्रक्रिया बुआ ये अब खंडने का हुआ। आ गया ना बात समझ में, मजा आया, टेंशन नहीं लेने का, रे हम है ना, तुम्हारा एग्जाम तो ऐसे पार होगा कि पता नहीं चलेगा कि एग्जाम होता है, ठीक है ना। बस तुम खाली हौसला रखना कि हाँ हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, बाकी हौसला रखो ना, बाकी साथ में हम आइए हैं, तुम्हारे मम्मी पापा आइए हैं, तो मम्मी पापा तुमको पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बाकी तो साथ में तुम्हारे सर जी आइए हैं, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए अब एक बच्चा बीजाणु जनन, बउआ बीजाणु जनन बहुत मजेदार है, ठीक है ना, इसको समझना मजा आएगा, देखते जाओ खाली। बीजाणु जनन क्या होता है, सेम यीस्ट की तरह हो रहा है, जैसे यीस्ट में मुकुलन हो रहा है, विवाह बीजाणु जनन होता है। ये क्या होता है, खासकर सूक्ष्म जीवों में, ठीक है ना, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह सब में क्या होता है, वो अपने जीव शरीर से उभार लाते हैं, मतलब एक नया नया रचना तैयार करते हैं बीजों की तरह से, बीज की तरह छोटा छोटा बीज एक नया रचना तैयार करता है, और उससे क्या होता है, एक नया जीव बना, फिर उससे नया जीव बना। एग्जाम्पल में आपको हम देंगे, एक रोटी ले लो, रोटी मतलब ब्रेड ले लो, ब्रेड को लेने के बाद क्या करो, उसमें पानी डाल दो और उसको 2 दिन के लिए अंधेरा में रख दो, तुम देखेगा वो ब्रेड पर कि रुइया की तरह फुफड़ी लगा हुआ है इस प्रकार का। मानो कि ये तुम्हारा ब्रेड मुंह में देख के पानी आया, बहुत टेस्टी ब्रेड है ना, आए है, इसमें तुम पानी मार दिया और जैसे ही तुम इस पर रखा ना, तुम देखोगे उजला उजला ऐसे करके बन जाएगा, इसमें फुफड़ी लग जाएगा, फुफड़ी यार लग जाएगा, और ये तो पूरा भर जाएगा फुफड़ी कहीं कहीं पर, और कहीं पतला पतला रुइया के तरह आएगा, एक जगह दम जम जाएगा। ऐसा तुम देखेगा तो बोलेगा वाह फुफड़ी रुइया लगा हुआ, और रुइया कान में मत डालना, ठीक है ना, रुइया कुछ काम करना है, रुइया नहीं बउआ वो किण्वन वही यीस्ट का काम कर लेता है, छोटे जीव जन्म ले लेते हैं उसमें, आई बात है ना। तो इसी को बोलते हैं बीजाणु जनन। एग्जाम्पल रूप में आप आलू को भी देख सकते हो, आलू का भी पौधा भी, आलू का जो देखते हो बीज है ना उसके ऊपर में आ जाता है, अब उसको क्या करते हो, वो बीज एक बीज से दूसरा बीज, एक बीज से दूसरा बीज सट के एकदम लंबा लंबा हो जाता है बीज, और उसको तुम रोप देता है जमीन में, तो देखोगे आलू का जो जड़ निकलता है, मतलब तो तना जो रहता है, आलू एक तना है, पता है ना, कि आलू के मत बोलना कि आलू का भी जड़, ये बस सोचना भी मत, बहुत लोग सोचता है कि आलू जड़ है, आलू जड़ नहीं बाबू, आलू तना है। आलू एक आलू दूसरे आलू सटा है, एक पतला पतला नस के माध्यम से, जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं, जड़ के माध्यम से सटा रहता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तुम समझा दी विभाजन किसमें होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में, शैवाल में होता है। बाबू निम्न कैटेगरी शैवाल, मतलब एक कोशिकीय शैवाल में तुम्हारा विभाजन होता है। द्विविभाजन जो जीवाणु, पैरामीशियम, क्लेमाइडेमोनस, युग्लिना, यीस्ट, इन सब जीवों में होता है। बहुविभाजन अमीबा, प्लाज्मोडियम और शैवाल, वो भी एक कोशिकीय शैवाल और निम्न जीवीय शैवाल, ठीक है ना। देखो तुमको अभी मैंने अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को दिया समाप्त कर, खत्म हो गया। उम्मीद है तुमको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया समझ में कमेंट करो और बताओ कि सर समझ में नहीं आया है। हाँ तुमको समझ में नहीं आएगा तो वो किसको समझ में आएगा, और तुम समझ सकता है, हमको पता है क्योंकि तुम होशियार बच्चा है, ठीक है ना। तो चलो अब इस अलैंगिक जनन के बाद हम बढ़ते हैं लैंगिक जनन की तरफ कि लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। आओ, अरे रुको रुको रुको, लैंगिक जनन में जाने से पहले 2 पॉइंट तो भूल रहे हैं, तुम भी भूल रहे हैं, हम भी भूल रहे हैं। देखो पौधों में कायिक प्रवर्धन, सर ये क्या होता है कायिक प्रवर्धन, उत्तक संवर्धन, ये क्या होता है? अरे भैया हम किस लिए हैं, गुरुजी हम हैं, गुरुजी भी है। देखो पौधों में कायिक प्रवर्धन क्या होता है, पौधा का जब तना विकास करता है, पौधे के किसी भी भाग विकास करता है और उससे एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में आपको लेंगे बउआ हम कि देख लो बायोफेलम, पथल चूर, पथल चट्टा जिसको बोलते हैं, उसका पत्ता पौधा से टूट कर अलग होता है और उसमें एक नया पौधा निकल जाता है। हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? आम खाते हो बीज तुम्हारा चला गया तो उस बीज से एक नया पौधा का जन्म हुआ ना, उसी को बोलते हैं पौधे में कायिक जनन। ऐसा प्रक्रिया होता है, ये कायिक जनन की प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। मतलब एक पौधा से उसके शरीर के अलग अलग भाग से एक नया दूसरे पौधा का निर्माण हो जाना, ये कहलाया कौन सा? कायिक प्रवर्धन। क्लियर हो गया, यहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब एक है उत्तक संवर्धन। सर उत्तक संवर्धन क्या है बाबू? उत्तक संवर्धन ये है कि तुम क्या करते हो, कभी कभी किसी पेड़ के टहनी को काट के अलग तुम लगा देता है ना, वो कायिक संवर्धन कहलाता है। जैसे गुलाब का
खासकर सर कायिक प्रवर्धन किसमें उत्तक संवर्धन किसमें होता है बाबू? उत्तक संवर्धन जो होता है वो हर एक प्रकार के पेड़ पौधों में होता है, जैसे कि फूल वाला पौधा, हर एक प्रकार मतलब कि फूल वाला पौधा ज्यादातर होता है, डालिया हो गया, ये सब गुलाब हो गया, अड़हुल हो गया, जो पौधा को तना काटे तुम लगा सकता है, दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। वेरी गुड। चलो हाँ, अब बढ़ सकते हैं आगे हम लैंगिक जनन की तरफ, ठीक है ना। तो बच्चा देख, हम लोग तो अभी समझ गए हैं अलैंगिक जनन, अब लैंगिक जनन स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो लैंगिक जनन में क्या होता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों का अलग अलग काम हो। अब भैया लैंगिक जनन में हम लोगों ने पढ़ लिया जैसे नर और मादा कोई काम ही नहीं होता है, वो एक के जीव अपना निपटा लेता है, नर और मादा कोई अलग या एक साथ कुछ काम ही नहीं है। लेकिन इस यहाँ पर क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों होता है अपना अपना हिसाब से। तो नर मादा के अंदर नर के हिसाब से अपना गैमेट युग्मक होता है, मादा का अपना युग्मक होता है। वो दोनों जब आपस में मिलता है, निषेचित होता है, तो एक नए जीव का उत्पत्ति होता है। ये बात पता है, जैसे कि इंसानों में नर हो गया पुरुष, तो पुरुष के अंदर जो युग्मक है जिसको बोलते हैं स्पर्म शुक्राणु, और मादा के अंदर जो है युग्मक उसको बोलते हैं जो अंडाणु या यानी कि ओवम। वेरी गुड। तो देखो अब ये इसी के आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया, मतलब कि जनन के आधार पर लिंग, भैया लिंग है ना भैया, मेल और फीमेल दो लिंग हुआ ना, इसी के आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया है। एक है एक लिंगी और दूसरा है द्विलिंगी। सर एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है? देखो एक लिंगी वह होता है जिनमें सिर्फ एक गुण हो, है ना, सिर्फ एक गुण, मेल का तो मेल का, फीमेल का तो फीमेल का, लड़का का तो लड़का का, लड़की का तो लड़की का, एक एक गुण होगा तो वो कहेगा एक लिंगी। और एक दूसरा होता है जिसमें क्या होता है, दो लिंग होता है, मेल फीमेल का लिंग एक में होता है, उसको द्विलिंगी या बहुलिंगी के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझिए ना, द्विलिंगी बहुलिंगी। फिलहाल हम एक क्या करते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी को समझ में आ गया, एक लिंगी द्विलिंगी क्या आ गया, हम फ्लावर समझते। देखो कि फ्लावर, पुष्पों में भी, फूल में भी, पेड़ों में भी ये जनन की प्रक्रिया होती है। वो कैसे होती होगी उसी चीज को यहाँ पर देख रहे हैं। एक फूल का छोटा सा डायग्राम बनाए हैं। देखो इस फूल में भी मेल और फीमेल दो पार्ट्स हैं। एक देखो वैसे फूल में बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं जायांग, एक होते हैं पुमंग, एक होते हैं बाह्यदल, एक होते हैं दलपुंज। लेकिन दलपुंज और बाह्यदल इन दोनों कुछ खास नहीं, सहायक अंग है, ठीक है ना। लेकिन मेन काम जो होता है वो जायांग और पुमंग का है। जायांग मतलब स्त्री के सर, पुमंग मतलब पुंकेसर। इन दोनों का प्रमुख मेन काम है, इन दोनों के अलावा कोई काम जिसका ज्यादातर है नहीं। देखो यहाँ पे फूल बनाए थे, फूल के सबसे नीचे देखोगे एक बीजांड है, बीज जिसको अंडाशय भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो अंडाशय लभाग है, ये अंडाशय लभाग है। और इसी के बीच से देखो, तुम यहाँ देख पा रहा होगा, इसी के बेस से एक ठो निकला है पौधा, ठीक है ना, एक जो तंतु निकला उसके बीच से, उसका दो भाग होता है, एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका। वर्तिकाग्र पाइप को बोलते हैं, वर्तिकाग्र जो है लाल लाल फूल तुमने देखा होगा, लाल लाल ट्यूब एकदम गदगद लगता होगा देखने में, और वही होता है। और ये दोनों पार्ट अंडाशय और वो वर्तिकाग्र, ये सब पार्ट जो होता है वो फीमेल पार्ट है फूलों का, ठीक है ना। फूल देखे ना उसके तुम लाल लाल नजर आएगा, लाल लाल नजर आएगा, वो तुमको नजर आएगा एकदम देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब उसी को देख के बिरनी, मधुमक्खी, तितली आकर्षित, लाल लाल लगता है, सुंदर से मन मुग्ध होकर उसके पास दौड़ के पहुंच जाता है, ठीक है ना। देखो लुभाने का काम यहाँ फूल भी कर रहा है, लड़कियां लुभाने का काम करती है, लड़का पीछे पीछे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी देख लो वही पे सिस्टम हो रहा है। ये जो लड़की का जो पार्ट्स हो गया ना, फीमेल पार्ट्स हो ना, ये भी लुभाने का काम करता है। लुभाने का काम किया, भौरा सब उड़ उड़ के पीछे पीछे आ गया, उनके पीछे भौरा सब आ गया। अब उसी के नीचे देखो, उसी के अगल बगल से निकला है पार्ट्स, जिसमें देखोगे पीला पीला पार्ट जो तुम्हारे हाथ में चिपक जाता है, वही होता है। एक होता है परागकोश होता है, सबसे ऊपर में जो पीला पीला पार्ट होता है यहाँ तक पर, जो अपने क्या बोलते हैं इसको, है ना, करके यहाँ तक पे होता है एकदम चिपका हुआ है। तुम जो हाथ में पीला पीला लग के आगे तो लग जाएगा, तो वो उसको कहते हैं परागकोश। और उसका जो पाइप, जिस पाइप से आता है उसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। वेरी गुड। तो परागकोश और तंतु। अब यही जब बेहनी मधुमक्खी उड़ के आता है इसको देखने के लिए, लेकिन आने के बाद इसका रस बहुत सुंदर सेंट में लगता है, तो इस पर क्या करते हैं, नीचे बैठता है तो उसके हिलने के क्रम में बीज अंदर चला जाता है और ये बीज जो है फूल बन जाता है ना। ये प्रक्रिया होता है, और नहीं होगा तो भैया काम आगे बढ़ेगा, तब तक ये वेट करेगा, है ना। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं
पुष्पी पौधों में जनन। देखो वर्तिका समझ में आ गया, परागकोश पराग समझ में। दल पुंज सर ये क्या है, सुरक्षा देता है, इसके वर्तिका और वर्तिकाग्र को सुरक्षा देने का काम करता है। जैसे ही यह बीजाणु निषेचित होगा, इसके अंदर बीज ये परागकोश आके पराग इसमें गिरेगा, ये बीज बंद हो जाएगा, धीरे करके फूल मुरझा। देखता होगा कि कुछ दिन के बाद फूल मुरझा जाता है, लेकिन बीज मोटा हो जाता है ना। यही रीजन है कि इसका काम खत्म। मेन बीज को प्रोटेक्ट करता है, बीज को ये सब प्रोटेक्ट करता है, बीज चला गया अंदर, बाकी खेल खत्म, है ना। यही प्रक्रिया होता है पुष्पी पौधों में जनन की। तो देखो अब जनन जो होता है पुष्पों में वो दो प्रकार से होता है। एक होता है भाई, कौन प्रकार है भैया, वो प्रकार का नाम क्या है, नाम है परागन। परागन कितने प्रकार के होते हैं भैया, परागन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन परागन होते हैं, एक होता है स्व परागन, मतलब अपने से परागन कर लेता है, और एक होता है दूसरा कर देता है, ठीक है ना। तो अपना परागन किया, वो कौन परागन हुआ, अरे बउआ अपना परागन जो करता है, देखो ये करता है पुष्पी पौधे में, जब कोई जीव हवा के माध्यम से कुछ चीज ये हिलता है तो इसका पराग इसके बीज में चले आता है, बीजाणु में चले जाता है, और इसमें ये पुष्पी पौधों में ये बीज जो है उत्पन्न हो जाता है, एक नया पौधा, मतलब इसका बीज जो है उन्हीं से फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन पर परागन में क्या होता है, मधुमक्खी, बिरनी, तितली, इंसान, जानवर, इन सब के हिलाने के कारण, आने के कारण इन सब के बीज पराग कोश जो है पराग इस बीजाणु में आता है। सर कैसे आता है, इसको देख के बिरनी आता है, इसके बाद ये मधुमक्खी आता है रस चूसने के लिए, लेकिन उसके पैर में ये चिपक जाता है, वो जब जाता है यहाँ पर रस चूसने के लिए, जब डंक मारता है इसमें, तो उस परागन का पराग इसमें भी पहुंच जाता है, और ये हिलने का इसका जो फिलामेंट है, फिलामेंट के माध्यम से, तंतु जिसको फिलामेंट बोलते हैं, जड़ के माध्यम से ये इसमें पहुंच गया और बीज निषेचित हो गया, है ना। यही प्रक्रिया है। अब एक आता है निषेचन। निषेचन क्या है बउआ, यही तो प्रक्रिया होता है निषेचन। जब नर पाठ का मादा पाठ के पास पहुंचना, नर अंग और मादा अंग जब एक साथ मिलता है तो उन दोनों में मिलने के बाद एक नया जीव की जो उत्पत्ति होने लगती है, उसी को बोलते हैं निषेचन, ठीक है ना। तो निषेचन कितने प्रकार के होते हैं सर, सर निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतः निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। सर ये अंतः निषेचन क्या है ना, अंतः निषेचन क्या है सर, तो बउआ मेरे अंतः निषेचन बहुत आसान है, ठीक है ना। बाह्य निषेचन भी बहुत ही आसान है, तुमको पहले से पता है, पर तुम जो है ना ठहरा गधा प्रसाद, पढ़वे ने किया था तो आज पढ़ेगा। अंतः निषेचन होता है जैसे माँ बाप अपने जीवों को शरीर के अंदर पालन पोषण करते हैं, वो होता है अंतः निषेचन। जैसे इंसान, जानवर सब अपने बच्चा को अपने शरीर के पेट के अंदर रखता है, वो हो गया अंतः निषेचन। अब बाह्य निषेचन क्या होता है, जिसमें बच्चा का निषेचन तो होता है माँ के पेट में, पर बच्चा को पाला मतलब कि तैयार किया जाता है माँ के पेट के बाहर। कैसे, मुर्गी पक्षी अंडा देता है ना, तो अंडा तो पेट में होता है, पर बहुआ जब तक वो अंडा को सेएगा नहीं, प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो वो अंडा को तुम तो निकाल के खाइए जाएगा, है ना, मारेगा, टप आमलेट बनाएगा, पहुंच मजा से खाएगा वो अंडा का। तो वही उस अंडा को मम्मी पापा प्रोटेक्ट करता है, उसको गर्म करता है, गर्म करने से बच्चा निकलता है। तो शरीर के बाहर प्रक्रिया हुआ ना रे भैया, अरे भैया बाहर प्रक्रिया हुआ तो बाह्य निषेचन, अंदर प्रक्रिया हुआ तो अंतर निषेचन। माँ का पेट चीर के निकाल लिया बच्चा तो हो गया अंतर निषेचन, और भैया माँ के पेट के बाहर हुआ तो वो हुआ बाह्य निषेचन। कितना इजी रहा, समझ में आया ना। हमको लगता है तुम समझ रहा है और हमको सबसे बेसी खुशी मिल रहा है, वो तू समझते चल, मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे पौधों में तो समझा दिए, अब हम जंतुओं में समझाएंगे कि मानव में, देखो इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा है कि मानव में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्योंकि यह जनन की प्रक्रिया समझ लिया तो वो 12th में तू दादा बन के घूमेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उम्मीद मत हारना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और तू अपने आप में बिलीव रख कि तू कर सकता है और तू करेगा, ठीक है ना। सब कुछ नहीं करेगा, कुछ है करेगा, कुछ करते करते सब कुछ कर लेना, टेंशन क्या है। विश्वास रखो, पेशेंस रखो, एक्साइटेड मत हो, एक्साइटेड होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर तुमको लग रहा है कि सर मेरे पे बहुत प्रेशर है, ये है बउआ, याद रखना प्रेशर या काम उसी को दिया जाता है जो उसका लायक होता है। तुम पर इतना सारा प्रेशर आ रहा है, काम आ रहा है, पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है, तो बाबू तुम सोचो, तुम निकाल लो अपना टाइम, किसी प्रकार से निकाल लो, प्रेशर के पीछे मत भागो। यार प्रेशर उसी पे मिलता है, दबाव उसी पे मिलता है जो दब सकता है ना। एक जन्मा हुआ बच्चा को तुम बोलेगा जब मार्केट से आलू लेके आओ, बोलेगा नहीं, बोले तुम जानते वो नहीं कर सकता है। लेकिन एक 10-15 साल के लड़का बच्चा को बोल देगा कि जाओ आलू लेके आओ, प्याज लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, क्योंकि बाबू वो काम कर सकता है। याद रखना, भगवान भी अगर तुमको दे रहा है तो भगवान तुमको मान लिया कि तुम करने वाला इंसान है, करते चलो, बाकी वो खुद देख लेगा, टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज का। कोई समस्या, कोई दिक्कत
नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं और बारीकी से समझते हैं। समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो बुआ लाइक करके जाना, कमेंट कर देना, शेयर तो जरूर करना, ठीक है ना। लाइक करोगे तो दिल का हौसला ही बड़ा रहता है भाई, करते चलो, ठीक है। और हम चलो सीखते हैं ये अलैंगिक मतलब लैंगिक जनन में मनुष्यों में कैसे होता है, ठीक है। आओ, हाँ तो देखो, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में मनुष्यों में लैंगिक जनन अर्थात देखो, मनुष्य में लैंगिक जनन समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा मनुष्य का प्रजनन तंत्र। देखो, जब तक प्रजनन तंत्र समझेंगे नहीं तब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि मनुष्य में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसा कि एक दो ड्राइंग आप यहाँ पर देख रहे हो, छोटा छोटा दो ड्राइंग बनाए हैं। ये जो है नर जनन अंग है, मतलब पुरुषों का जनन अंग है, ये महत्वपूर्ण रखता है। और ये है मादा जनन अंग। देखो, ये जनन अंग और ये दोनों, यही जो है पुरुषों का और मादाओं का, मतलब कि स्त्री और पुरुष का, ये दोनों जनन अंग की प्रक्रिया से ही एक नए संतान की उत्पत्ति हो सकती है। इन दोनों, अब सर बात करें सर ये कब होता है, जनन अंग कैसे काम करता है, ये तक देखो क्या होता है। बालक और बालिकाओं में जब उम्र होती है 11 साल के बाद, लड़की तथा लड़का जब उम्र उनकी 11 साल के बाद आता है तो उनका जनन अंग जो होता है डेवलप हो जाता है, विकास होता है, एक नए संतान को जन्म देने के लिए विकास करने लगता है। पूर्ण तो विकास होता नहीं है, विकास करने लगता है, ये प्रक्रिया हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं जनन तंत्र का विकास करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्यूबर्टी दी एज कहते हैं। प्यूबर्टी या एडोलेसेंस के नाम से भी जाना जाता है। एक किशोरावस्था होता है, 11 साल से लेकर 18 साल की अवस्था में जो उम्र होती है उसको प्यूबर्टी या एडोलेसेंस, किशोरावस्था या यौनावस्था के नाम से जाना जाता है। आई बात में ध्यान से देख हुआ समझा के क्लियर करिए देंगे, हम फंडे खत्म कर देंगे। देखो, ये जनन तंत्र का जो बात देखा है, तो ये लड़काओं में, पुरुषों में, सर पुरुषों में भी ये जनन अंग का विकास कब होता है? बाबू, पुरुषों में जनन अंग का विकास होता है वो लगभग 12 साल के बाद होता है, लेकिन महिलाओं में मतलब स्त्री लड़कियों का जनन अंग का विकास होने लगता है वो 11 साल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो, अब ये नर जनन अंग पुरुषों का जो है, इसके में कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो, जब क्या बोलते हैं, पुरुष जब अगर विकास करता है तो उनके शरीर पर क्या होता है, विकास करने के में हार्मोन डेवलप होता है। इस लड़कियों में भी और लड़कों में भी हार्मोन डेवलप होता है, विकास करता है। लड़कों में जो हार्मोन डेवलप होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में जो हार्मोन डेवलप होता है, विकास करता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। देखो, ये हार्मोन जो होता है, यही दोनों हार्मोन इन दोनों के अंदर अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म और ओवम को डेवलप करने का मेनली फंक्शन करते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब स्पर्म जो डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से, तो स्पर्म होता कहां पे? बाबू, वृषण का पॉइंट मैंने बना रखा है, यहां पर वो शरीर का भाग है जहां पर वृषण डेवलप होता है, विकास करता है, डेवलप बनता है। अब उसके बाद देखो, ये मूत्रग्रंथि, ये मूत्राशय जहां पर मूत्र जमा होता है, ठीक है। ये पुरुषों के बारे में पहले हम समझाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये मूत्र नली, यहां से मूत्र निकलता है। अब देखो, इस जगह पर जब यहां पर उम्र होती है 12 साल के बाद होती है लड़कों में, तब उनके अंदर स्पर्म डेवलप होने लगता है। शरीर पर आवाज भारी होना, ठीक है, शोल्डर चौड़ा होना, पीठ चौड़ा होना, दाल भारी, दाढ़ी आ जाना, आर्मपीट वगैरह में, कांक में बाल आ जाना, जनन अंगों के आसपास बाल आ जाना, ये सब प्रक्रिया होने लगती है पुरुषों में। पुरुषों के पहले भी समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके वृषण में, यहाँ पर क्या होता है, इनके पुरुषों में एक जोड़ा मतलब 2 वृषण पाए जाते हैं, उनमें से उसी वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इस शुक्राणु क्या करते हैं, यहाँ से डेवलप होने के बाद इस देखे ना, इस शुक्र वाहिका के माध्यम से होते हुए ये कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर शिशन के पास पहुंचते हैं। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे जब होता है इसी जगह पर पुरास्तर ग्रंथि में, सर ये पुरास्तर ग्रंथि क्या है बाबू? पुरास्तर ग्रंथि वो है, देखो, जब मूत्र को और स्पर्म को आपस में मिलने नहीं देता, अगर ये दोनों आपस में मिल गया तो मूत्र में होने वाला जो खतरनाक यूरिया है वो स्पर्म को मिटा देगा, खत्म कर देगा, ठीक है ना। स्पर्म जब निकलता है तो वो क्या होता है, मूत्र को कंट्रोल करके रखता है। देखो, जब इधर से मूत्र आ रहा है तो क्या करता है, यहाँ स्पर्म को यहीं पे पहले रोक के रखता है ना, पूरा सरगंध यहाँ पर रोक के रखता है। जब मूत्र चला जाता है तो मूत्र को निकालेगा या शुक्राणु को निकालेगा, दोनों में से किसी एक चीज को एक बार में निकालेगा, दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकता है, क्योंकि निकालेगा तो शुक्राणु को मूत्र का यूरिया नष्ट कर देगा, है ना। तो यही हो गया, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से पहुंचते हुए वापस इधर से श्वसन के माध्यम से बाहर निकले। प्रत्युष पूरा आगे का भाग होता है, ये पूरा मूत्र मार्ग हुआ जिधर से वो स्पर्म और मूत्र दोनों बाहर निकल के आता है। पूरा स्त्रग्रंथि वो भाग हुआ जहाँ पर शुक्राणु और मूत्र दोनों को अलग करता है ताकि वो दोनों खराब ना हो जाए। ये शुक्रवाहिका जहाँ से शुक्राणु पास करता है, फिर शुक्राशय, ये शुक्राशय वह भाग है जहाँ पर शुक्राणु बन के डेवलप होकर जमा होकर रहता है,
ठीक है, जमा होकर वहीं पर रहता है, यही वो भाग है, ठीक है, जहाँ पर शुक्राणु जमा होता है, मतलब यहाँ पर निर्माण होता है वृषण में और जमा होता है शुक्राशय में, ये बात याद रखना। और उसी प्रकार से ये स्क्रम नलिका, ये वही नलिका है जहाँ से स्पर्म जो होता है वो शुक्राशय से आगे निकल के यहाँ पर शिशुतंत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। कॉपर ग्रंथि, अब ये वही ग्रंथि है जो कंट्रोल करके रखता है पुरस्तर ग्रंथि को, जो पुरस्तर ग्रंथि कॉपर ग्रंथि पुरास्था ग्रंथि कंट्रोल करता है, और पुरास्था ग्रंथि क्या करता है, शुक्राणु को और मूत्र को दोनों को अलग करके रखता है ताकि वो दोनों आपस में मिल ना जाए। तो ये तो था बाबू नर जनन अंग का काम, ठीक है ना। अब देखो, जब लड़कों की उम्र 12 साल से पार कर जाती है, उनके अंदर क्या बोलते हैं उसको, उनके अंदर शारीरिक भावना कुछ विकास होती है, मानसिक भावना कुछ विकास होती है, तो ये स्पर्म जो होता है वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना। स्पर्म बाहर निकलता है इसी प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से। ये मूत्राशय हो गया, मूत्राशय से होते हुए ये बाहर निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कॉपर ग्रंथि देख रहे हो, तो इसी प्रकार से प्रक्रिया के माध्यम से ये बाहर, जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हो। उम्मीद लग रहा है आपको ये ड्राइंग समझ में आ गया हो, कुछ बचा नहीं है ड्राइंग में, ठीक है ना। वृषण कोष क्या है बाबू, वृषण कोष वो है जहाँ पर वृषण जमा रहता है, वृषण स्टोर जहाँ पे वृषण रहता है उसको वृषण कोष कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग क्या होता है बाबू, मादा जनन अंग वह अंग है जहाँ जिसको कहते हैं जिस जगह पर यहाँ स्पर्म जब मिलता है अंडाणु से, और वही प्रक्रिया मिलने के क्रम में क्या होता है, एक नया संतान की जन्म होती है। देखो सबसे पहले जिस प्रकार आपने देखा वृषण में यहाँ पर वृषण के पास स्पर्म शुक्राणु तैयार होता है, उसी प्रकार से अंडाशय के पास अंडाणु तैयार होता है। ये अंडाणु जब लड़कियां विकसित कर जाती है, मतलब कि 11 साल से बाहर हो जाती है, 11 साल से ज्यादा हुई, मतलब 18 में किशोरावस्था में रहती है, तो उस उम्र से लेके 50 साल तक, 11 साल से लेके 50 साल तक उनके अंदर ये अंडाणु का क्या होता है, यहाँ से निकलते हुए फॉलोपियन नलिका के माध्यम से ये पहुंचता है गर्भाशय में। गर्भाशय के पास आके वो वेट करता है, ठीक है ना। हमेशा प्रति हर महीने यहाँ पे वो निकल के आता है, एक बार में 2-3 के रेंज में आता है, 1-2 की रेंज में आता है, और यहाँ पे आके वेट करता है। जब इसको स्पर्म मिल जाता है तो वो निषेचित फर्टिलाइज होकर, अभी निषेचन के बारे में बता चुके हैं, बताए हैं ना निषेचन, तो उस निषेचन के माध्यम से यहाँ वो डेवलप होकर गर्भाशय में पहुंचता है, गर्भाशय में एक शिशु का रूप लेता है। लेकिन अगर किसी कारणवश बाबू वहां पर अगर वो स्पर्म नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करता है, इस हाइमेन वाले भाग को तोड़ते हुए, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है, जिसको मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके पार्ट्स को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये मादा जनन तंत्र हुआ, ये अंडाशय, ये फॉलोपियन नलिका हो गया, ठीक है। ये गर्भाशय जहाँ पर स्तन जमाता है, ये योनि वो भाग है जहाँ पर से स्पर्म जो होता है स्पर्म जो होता है अंडाणु से, मतलब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, ठीक है ना। हाइमेन वो भाग हो गया जहां पर अंडाणु जो होता है वो जमा रहता है, शुक्राणु का वेट करता है। अगर वो नहीं मिल पाया तो वो वहां से क्या होता है, बल्बा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। आई होप ये आपको ड्राइंग समझ में आया होगा बाबू। एग्जाम देने जा रहे हो, ये याद रखना, इन दोनों पॉइंट्स को तो याद करिए ठोलो, क्योंकि ये दोनों ड्राइंग आएगा और इनके पार्ट्स भी वगैरह सब भी आएंगे, इसको याद कर लेना। चलिए अब बात करते हैं लैंगिक जनन संचारित रोग। अब जनन देखो, ये बीमारी भी होने का बहुत बड़ा फोर्स काम करता है, जनन संचारित रोग भी इस प्रकार से काम करता है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो होता है, उसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे आता है जनन यौन संचारित रोग, मतलब शारीरिक संबंध के माध्यम से जो बीमारी एक से दूसरे में फैलता, चाहे वो पुरुष से स्त्री में फैले या स्त्री से पुरुष में फैले। तो उसमें एक सबसे पहला आता है बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन बीमारी फैलता है। क्वेश्चन करता है वो एग्जाम में और तू जवाब दे देगा, हमको पता है क्या होता है। बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होता है, बैक्टीरिया के द्वारा जो फैलता है रोग, वो होता है गनोरिया, सिफिलिस, यूथेराइटिस और सर्विसाइटिस। सर ये सब होता क्या है, देखो गनोरिया, सिफिलिस और यूथेराइटिस, ये 3 बीमारी जो होता है खासकर महिलाओं में होता है, ठीक है। महिलाओं के जनन अंगों में बीमारी होता है। लेकिन सर्विसाइटिस भी मतलब कि उसी प्रकार बीमारी होता है, लेकिन यह शारीरिक संबंध बनाने से पुरुषों में फैल जाता है ना, ये प्रक्रिया हुई। तो ये 4 प्रक्रिया कौन सी से फैलता है बुआ, बैक्टीरिया से फैलता है। अब है वायरस के द्वारा रोग फैलता है, ये सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, एड्स और हर्पिस, ये दोनों, एड्स को छोड़कर ये हर्पिस और सर्विक्स कैंसर जो होता है, यह भी महिलाओं के जनन अंगों में होने वाला बीमारी है। अब क्यों होता है बीमारी, हम आगे समझाएंगे, आगे बताने वाले हैं, टेंशन मत लेना, तुम खाली समझते चलना। देखो एड्स, हर्पिस तो समझा दी, सर्विस के अंदर कहते होता है हर्पिस होता है। एड्स का क्या काम है सर, एड्स होता है इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन आएगा, याद कर लो। एड्स एक बीमारी है, ये किस प्रकार के वायरस से होता है, तो ये होता है HIV वायरस से। सर HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एड्स के होने वाले बैक्टीरिया का नाम, वायरस का नाम, वायरस का है ना, नाम भी बोल रहा है वायरस।
तो HIV से कौन सा रोग होता है सर? एड्स होता है। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? देखो ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ये बीमारी होता है। ये बीमारी जो होता है यह भी बीमारी महिला में होता है। तो बोलोगे सर इतना सारा बीमारी महिलाओं में ही क्यों होता है? रीजन क्या है? देखो रीजन क्या होता है बाबू, ये बीमारी होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आपको मैंने अभी बताया है, जब यहाँ पर मासिक चक्र की प्रक्रिया घूमती है, जब अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर योनि के पास आके वेट करता है, मतलब गर्भाशय के पास आके वेट करता है, तो उसको अगर उस समय स्पर्म मिलता है तो वो डेवलप होकर शिशु का रूप मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो वो क्या होता है? टूट के मतलब कि बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने क्रम में हाइमन क्या करता है? पूरे एरिया को कवर पकड़ लेता है, ठीक है ना, अंडाणु पकड़ लेता है, जिसके वजह से इस समय क्या होता है? महिलाओं को पेट, मतलब कि लड़कियां या महिलाओं को पेट दर्द की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वो बाहर निकलने क्रम में बहुत ज्यादा जोर लगाता है और हाइमन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हाइमन को पकड़े रहता है, ठीक है ना। तो बाहर निकलने क्रम में दर्द होता है पेट। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है? कुछ महिलाएं जो होती है, कुछ लड़कियां जो होती है, अपने जनन अंगों की सफाई नियमित रूप से नहीं कर पाती है, ठीक है। और मासिक चक्र की प्रक्रिया हर महीने जो होती है, तो ये गंदगी के कारण, इसमें गंदगी का संचालित रोग हमेशा होते रहता है। इसी कारण ये गनोरिया, सिफिलिस, यूथेराइटिस, सर्विटाइसिस, ठीक है ना, सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, ये सब बीमारी फैलता है, ठीक है। एड्स बीमारी फैलने का भी रीजन, ये सारे के सारी बीमारी शारीरिक संबंध बनाने से फैलते हैं। मैंने ऊपर में लिख रखा है यौन संबंधित रोग, यौन शारीरिक संबंध बनाने से फैलने वाले बीमारी है बउआ ये, ठीक है ना। ये बहुत डेंजर बीमारी, इंसान की जान तक ले सकता है। एड्स बीमारी जो बाबू अगर एक बार हो गया तो फिर कभी जाएगा नहीं जीवन में शरीर से। इसलिए शरीर की सफाई के साथ साथ जनन अंगों की सफाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर जनन अंगों की सफाई नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगा, क्योंकि बाबू ये शरीर का सबसे गंदे भागों में से आता है, ठीक है ना। तो इन भागों की सफाई बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो उम्र बढ़ता है तो क्या होता है? शरीर में कुछ बदलाव आता है, जैसे फेस पे पसीना आना, तेल आना, गुस्सा आना, ये सब की वजह से बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोनल चेंज की वजह से हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोगों को अपने अंदर कुछ बदलाव लाने चाहिए। अब बच्चे तो रहे नहीं कि माँ बाप भी अब बाथरूम कर ले तो माँ बाप तुमको धोने जाएगा, तो इतना तो रहा नहीं। थोड़ा बड़े हो रहे हो तो अपने शरीर का ध्यान तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? दूसरा कोई रखेगा नहीं ना, तुमको खुद से रखना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इन सब बीमारी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बीमारी बहुत ज्यादा डेंजर होती है, एक कारण की वजह से होती है। एक होता है सही डाइट नहीं लेना, खाना पीना नहीं खाना, उनके वजह से बीमारी होता है ये। और दूसरा है जनन अंगों की सफाई नियमित रूप से सफाई नहीं करने की वजह से होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। डाइट लीजिए, खाना खाइए, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, इन चीजों का भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। और इन सबके साथ बाबू एक इंपॉर्टेंट बात, जल। बउआ जल बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों को वो डिपेंड करता है। अगर ये नहीं कर पाया तो बउआ तुम्हारा खूब कुछ खाना बर्बाद हो जाएगा। ये कर लिया। सेकेंड पॉइंट बउआ कि इन प्रकार से जनन अंगों की सफाई, जनन अंगों के साथ बाबू शरीर की पूरी अंगों की सफाई करनी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझिए। अब एक आता है बउआ जनसंख्या नियंत्रण। सर जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण कुछ ज्यादा बड़ा हार्ड खतरनाक टॉपिक नहीं है बउआ जनसंख्या नियंत्रण। अब देखो क्या होते हैं, जिसको हम कुछ बच्चे को, मतलब माता, दो कपल्स होते हैं, बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते पर गलती से बच्चा का जन्म हो जाता है, तो उसके लिए अब बेकार से बच्चा का जन्म होने का क्रम में क्या होता है? वहां पर जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या बढ़ता है, विस्फोट होता है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है। तो देखो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ विधि है। एक है प्राकृतिक विधि, ठीक है। प्राकृतिक मतलब कि बिना कोई मशीन का, बिना किसी के यूज के द्वारा, प्राकृतिक विधि के द्वारा ये जन्म की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। बोलो कि कैसे रोका जा सकता है? तो बाबू देखो जन्म की प्रक्रिया तब रोका जा सकता है जब कोई कपल, मतलब कि स्त्री पुरुष पति पत्नी जब शारीरिक संबंध बना रहा हो, तब उस स्पर्म आने लगे, मतलब शुक्राणु जब बाहर आने लगे, तो वो स्पर्म के उस स्पर्म को, शुक्राणु को वो रोक ले अपने शक्ति के द्वारा। वो अगर रोक ले तो वो अगर शुक्राणु अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जनन अंगों के अंदर योनि के पास नहीं पहुंच पाएगा तो नहीं उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। तो ये प्रक्रिया को कहते हैं प्राकृतिक विधि। इसमें प्राकृतिक विधि है। सेकेंड आता है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या बाबू? यांत्रिक मशीनरी चीज के माध्यम से। तो कॉन्डोम है, डायफॉर्म है, कॉपर और लूप है, ये सब जो होता है ये एक प्रकार का मशीनरी है, मतलब एक उपकरण है जिसके माध्यम से अगर हम अपने जनन अंगों पे उपयोग करते हैं, जिसके वजह से हमने संतान को जन्म देने में, संतान को जन्म नहीं दे पाएगा, संतान जन्म नहीं हो पाता। लेकिन हाँ 100% नहीं हुआ,
याद रखना 100% ये प्रोटेक्शन नहीं करता है, ये अप्रोक्स कर सकता है प्रोटेक्शन, तो बाबू 80% से 90% तक ये प्रोटेक्शन कर सकता है। ये कॉन्डोम, डायफ्राम, कॉपर और लूप सब, ठीक है ना। तो कॉन्डोम पुरुषों में आता है, डायफ्राम, कॉपर और लूप, ये सब महिलाओं का यांत्रिक मशीनरी उपकरण है जिसकी वजह से वो नए संतान को जन्म देने से रोक सकती है। रासायनिक विधि क्या होता है? रासायनिक विधि होता है अगर गलती से अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो गई, अगर वो मतलब उनके पेट में बच्चा आ गया है, तो उस बच्चे को वो चाहे तो, लेकिन हाँ 48 आवर, इन 48 आवर 48 घंटा के अंदर, 24 से 48 आवर के अंदर वो उनको दवाई खाना पड़ेगा। बहुत सारे मार्केट में दवाई मिलते हैं, माला डी, ठीक है, माला डी है, सहेली, ये सब दवाई मिलती है। तो यदि यह दवाई सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही अवेलेबल है, बच्चों को ये दवाई नहीं मिलती है, तो ठीक है ना। तो ये दवाई है तो मतलब उनके लिए अवेलेबल है। तो ये दवाई जो होती है वो कहते हैं कि माला डी, सहेली, इसी प्रकार भी दवाई से मिलती है। तो ये दवाई अगर खा लेते हैं तो इस गर्भाशय में अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा आएगा मतलब कि संतान का जो जन्म होने लगता है, मतलब कि वो फर्टाइल निषेचन होने लगते हैं, तो वो दवाई खाने के माध्यम से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाहर बलवा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकेंडरी पॉइंट होता है, ये दवाई के अलावा भी होता है, कुछ क्रीम आते हैं मार्केट्स में, ठीक है, क्रीम का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्रीम्स आते हैं मार्केट में। अगर वो महिला अपने जनन अंग में या पुरुष अपने जनन अंग में, खासकर महिला अपने जनन अंग में लगा ले, तो पुरुषों से आने वाला शुक्राणु जो होता है वो जनन अंग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, वो गिट्टी पर जल के राख हो जाएगा, मतलब कि नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बस अब संतान की उत्पत्ति होगी ही नहीं। ये भी प्रक्रिया जो होता है ये रासायनिक विधि के अंदर आता है। एक आता है सर्जिकल विधि। सर सर्जिकल विधि क्या है? सर्जिकल विधि ये होता है, देखना ध्यान से, सर्जिकल विधि में क्या करता है? सर्जिकल विधि दो प्रकार का होता है, एक होता है पुरुष नसबंदी, एक होता है स्त्री नसबंदी। पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वैक्सोटॉमी, है ना, लिखा हुआ है वैक्सोटॉमी। पुरुष नसबंदी को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछबे तो करता है और हर साल पूछा है, लास्ट ईयर भी पूछा है, पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वैक्सोटॉमी। और स्त्री नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबोक्टॉमी। ये चीज याद रखना, हिंदी में बोलते हैं स्त्री नसबंदी और इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबोक्टॉमी। पुरुष को बोलते हैं पुरुष नसबंदी और वैक्सोटॉमी। ठीक है, अब देखो क्या करता है, यहाँ पर ये जो जनन अंग होता है, जिधर से ये वृषण से आने वाला जो ये शुक्रवाहिका होता है, इसको क्या करता है? कटिंग कर देता है, ठीक है ना, कटिंग कर दिया, कटिंग करके बाद इधर से वो मोड़ देता है ना, मोड़ के बांध दिया, तो अब बहुआ स्पर्म तो बनेगा, पर स्पर्म जो है भैया पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। जब स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा तो स्पर्म जब पहुंचेगा ही नहीं बुआ यहाँ पर, तो इधर से ना आ रहा था स्पर्म, यहां से आएगा नहीं तो यहां तक निकलेगा कैसे? तो ये हुआ। तो पुरुषों में होता है, तभी इस प्रकार के पुरुषों में जो होता है वो बच्चा को जन्म नहीं दे सकते हैं। अगर उनको चाहेंगे कि वो हम बच्चा को जन्म देना चाहते हैं तो फिर से ऑपरेशन के माध्यम से इस पाइप को, मोड़ा पाइप को खोल के फिर से सीधा करके जोड़ दिया जाएगा। वो फेविक्विक, अरे इला फेविक्विक ने, वो डॉक्टरी फेविकॉल आता है, दूसरा आता है। सेम प्रक्रिया यहीं पे होता है। स्त्रियों में फॉलिपन नलिका को क्या करता है? मोड़ देता है, दोनों बगल के फॉलिपन नलिका को मोड़ देता है, आपस में मोड़ के बांध देता है, क्योंकि बांध देते वो अंडाणु इधर अबे नहीं करेगा। जब अंडाणु अबे नहीं करेगा तो संतान की उत्पत्ति होगी ही नहीं। ठीक है, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके वो क्या बोलते हैं, संतान को जन्म नहीं दे अभी, तो उसमें ये प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो वो लास्ट में भी खुलवा सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी प्रक्रिया विधि भी आती है जिसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। MTP, what is full form of MTP? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। बाबू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MTP वो ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से अगर स्त्रियां गर्भवती हो जाती है तो बाबू दो प्रक्रिया होता है, एक कानूनी कार्रवाई और एक शारीरिक कार्रवाई। भैया कैसे कैसे? कानूनी कार्रवाई, अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है अगर, तो बाबू प्रेग्नेंट करने वाले इंसान, चाहे वो उस लड़की के मन से ही क्यों ना किया गया हो शारीरिक संबंध, तो भी उस दोनों लड़का लड़की को जेल होना तय है। ये हमारे भारत का कमीना, याद रखना बाबू ये पॉइंट। ठीक है ना। हाँ, अगर 18 साल से लड़की ज्यादा है, लड़कों का उम्र 21 साल से ज्यादा है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाया है तो जेल होने की संभावना नहीं है। तो अगर वो अपने मन से कहते कोई, लेकिन अगर भाई दो वैसे भी ये सब चीज प्रक्रिया गलत है, तो सिंपलता है कि ऐसी प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए। हमारा देश इसी सब चीज़ के कारण पिछड़ रहा है। हम लोग को कुछ सोच आगे रखना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, मेरे पॉइंट को अदरवाइज मत लीजिएगा। एक मैं नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपका पॉइंट भी क्लियर रहे। ठीक है ना। तो 18 साल से कम उम्र के अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं, अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो गई तो MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के कारण उसको जेल भी हो जाएगा। अगर भैया
कि लेकिन बोलो तब जेल हो जाएगा तो क्या करें, लेकिन प्रेग्नेंट तो हो गई है। तो उस समय क्या होता है, बहुत बड़ा रिस्क का काम करता है, क्योंकि इस समय 18 साल से कम उम्र की लड़की के शरीर में संतान को जन्म देने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब एक माँ संतान को जन्म देती है तो लगभग 32 हड्डी टूटने का बाबू दर्द होता है, याद रखना। 32 हड्डी टूटता है, उतना दर्द होता है। और एक इंसान मामूली सा इंसान 7 मतलब कि जो है 7 से 8 हड्डी टूटने का दर्द बर्दाश्त कर सकता है। मतलब हम तुम कोई भी 7 आदमी की दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, पर एक माँ है जो 32 हड्डी टूटने के बाद दर्द, तू मान लो तुम्हारी 32 हड्डी चला के हम तोड़ दे कड़कड़ा के, उतना दर्द होगा तुमको, उसके बाद ही माँ उतना दर्द सहने के बाद भी संतान को जन्म देती है। तो ये सिर्फ माँ करती है, और इसके लिए भी ताकत चाहिए, क्षमता चाहिए। तो इसलिए इसका उम्र जो रखा गया है वो 18 साल से ज़्यादा रखा गया। अगर इससे कम की महिला करती है तो उसको जान भी जाने की खतरा ज़्यादा होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग को सब कुछ को देख समझ के विचार करना चाहिए। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो में अगर कोई भी समस्या हो रही होगी तो कमेंट करके हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, और छोटी मोटी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपको अच्छी से अच्छी और सच्ची से सच्ची जानकारी दे सकूं। तब तक आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।